गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लोकसभा के स्पीकर के पावर के बारे में डिस्कशन किया था। यानी हमने लोकसभा के पावर्स को देखा, फिर उसके ऑफिसर यानी स्पीकर के पावर्स को देखा। अब आती है राज्यसभा। तो हम राज्यसभा के राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज और फंक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। सब फर्स्ट पावर है इसका जुडिशियल पावर, यानी राज्यसभा का फर्स्ट पावर है जुडिशियल पावर। अलोंग विद लोकसभा यानी लोकसभा के साथ राज्यसभा ऑल्सो फॉर्म लॉज, यानी राज्यसभा भी लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। सिंपल है, कोई भी अगर ऑर्डिनरी बिल है जो पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में आप प्रेजेंट कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यानी ऑर्डिनरी बिल को आप पहले लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करते हो। मान लीजिए पहले आपने उस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है, तो वहाँ से पास होने के बाद, वहाँ एक्सेप्ट होने के बाद वो लोकसभा के पास जाएगा। और यदि वह बिल लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ से पास होने के बाद वो राज्यसभा के पास आएगा। तो दोनों इक्वली या एक साथ मिलकर ही कानून बनाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड इक्वल पावर्स टू लोकसभा एंड राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही कानून बनाने के मामले में इक्वल पावर्स प्रोवाइड किए हैं, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल को अगर हम छोड़ दें तो ये सिर्फ लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, देन इट विल बी सेंड टू द राज्यसभा। सेकंड है फिनेंशियल पावर्स। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिनेंशियल पावर्स द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज वीकर एज कंपेयर टू द लोकसभा। जो फिनेंशियल पावर्स के मामले में राज्यसभा की जो स्थिति है वह कमजोर है एज कंपेयर टू द लोकसभा। सिंपल है, मनी बिल पहले किसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। तो इसीलिए राज्यसभा को कम माना जाता है लोकसभा से फिनेंशियल पावर्स के मामले में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आफ्टर बीइंग एक्सेप्टेड इन द लोकसभा, और जब लोकसभा में वो एक्सेप्ट हो जाएगा, द मनी बिल विल बी सेंट टू द राज्यसभा। देन मनी बिल विल बी सेंट टू द राज्यसभा। इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी होता है अनिवार्य, फॉर द राज्यसभा टू रिटर्न दिस बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। लोकसभा में जब मनी बिल पास हो जाएगा उसके बाद वो राज्यसभा के पास जाएगा, लेकिन राज्यसभा उसे 14 दिन से ज़्यादा अपने पास रोक नहीं सकती। यानी 14 विद इन 14 डेज उसे वो रिटर्न करना पड़ेगा लोकसभा को। द राज्यसभा कैन एडवाइज टू मेक अमेंडमेंट्स इन द बिल। राज्यसभा उस बिल में अमेंडमेंट यानी कोई संशोधन या सुधार करवाना चाहती है, उसके लिए सिर्फ एडवाइस दे सकती है, ठीक है। बट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस डिपेंड्स ऑन द लोकसभा। लेकिन उस एडवाइस को वह एक्सेप्ट करे लोकसभा या ना एक्सेप्ट करे, किस पर डिपेंड करता है? लोकसभा पर। यानी राज्यसभा सिर्फ एडवाइस दे सकती है, उस एडवाइस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना लोकसभा पर डिपेंड करता है। पावर्स ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स, ये हमने लोकसभा के अंदर जो पावर आया था उसमें भी देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर ही अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का काम करती है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा enjoys इक्वल पावर्स एज द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों इक्वल पावर्स को एंजॉय करती हैं, यानी दोनों के पास समान शक्तियां हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन बोथ द हाउसेज, तो डिस्क्रिपेंसी के हालत में या डिस्क्रिपेंसी की स्थिति में, डिस्क्रिपेंसी होता है मतभेद, यानी दोनों के बीच में क्या है? डिस्प्यूट है। लोकसभा उसको अमेंडमेंट को लेकर एग्री है, लेकिन राज्यसभा अमेंडमेंट को लेकर एग्री नहीं है, ठीक है। डिस्प्यूट से बीच में दिस रेजुलेशन विल नॉट बी पास्ड। और किसी एक हाउस में भी अगर डिस्प्यूट है या उसको लेकर एग्री नहीं है, तो वो जो रेजुलेशन है, यानी संविधान में संशोधन करने का जो रेजुलेशन है, अमेंडमेंट करने का जो बिल है, वो पास नहीं होगा। राज्यसभा का फोर्थ पावर है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन।
सेम पॉइंट लोकसभा में भी आया था। The elected members of Rajya Sabha participate in the elections of the president and vice president. Member of the Rajya Sabha and the Lok Sabha, एक बार इसको यहीं तक समझते हैं। देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स जो भी है राज्यसभा के, उन 12 मेंबर्स को एक बार छोड़ देते हैं, यानी जो नॉमिनेट हैं उनको हम छोड़ देते हैं 12 मेंबर्स को। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के और इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स सभी मिलकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट किया गया है तो हटाने का भी कुछ ना कुछ प्रावधान होगा। मान लीजिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उनको हटाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली इम्पेच होता है पद से हटाना, प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स। तो अगर प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और कुछ अदर ऑफिशियल्स हैं, उनके नाम नहीं दिए गए हैं, अगर उन्हें हटाना हो उनके पद से, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर जॉइंटली इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस होता है जिसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू इनको हटा सकते हैं। द इम्पीचमेंट मोशन, और उस मोशन को यानी उस बिल को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट मोशन will be passed only when both the houses accept this type of motion। और इम्पीचमेंट जो मोशन है वो तभी पास माना जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, और अगर दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस जिसको भी हटाने के लिए वो मोशन आया है, उसको उसी तारीख से हटा हुआ मान लिया जाता है। अब एक स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, वाइस प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया है या कुछ गैर कानूनी काम किया है जिससे उसको उसके पद से हटाना है, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो बिल होगा वो पहले कहाँ रखा जाएगा? तो यहाँ कॉमन सेंस अप्लाई किया जाएगा। सिंपल है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन जो होगा वो पहले राज्यसभा में रखेंगे, देन इट विल बी सेंड टू लोकसभा। ठीक है, वो पहले रखने के पीछे लॉजिक बस इतना ही है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन है, तो पहले उसको राज्यसभा में रखा जाएगा। द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली पास अ मोशन थ्रू मेजोरिटी एंड रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर मेजोरिटी के साथ, ठीक है, हटाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से। सिंपल। लेकिन बट दिस मोशन फर्स्टली पास्ड इन द राज्यसभा देन सेंड टू द लोकसभा। ठीक है, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट बिल आएगा वो पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, देन उसके बाद उसको लोकसभा में भेजा जाएगा, और दोनों जगह जब पास हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटा दिया जाएगा या हटा हुआ मान लिया जाएगा। अब राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल प्रिविलेज हैं, यानी विशेष अधिकार हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास हैं, और ये अलग से एक पॉइंट कह सकते हो और थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अलग से ही पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी राज्यसभा को स्पेशल प्रिविलेज, विशेष अधिकार क्या क्या मिले हुए हैं जो कि लोकसभा के पास भी नहीं है। अब स्पेशल प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा हैज टू सच पावर्स विच हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द लोकसभा। राज्यसभा के पास दो ऐसे स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल पावर हैं जो कि लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। विच आर यूज्ड बाय द राज्यसभा ओनली, जो केवल राज्यसभा के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बिकॉज राज्यसभा इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि राज्यसभा अकेली राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब जैसे कि नाम से पता चलता है राज्यसभा यानी राज्यों की सभा। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करती है? राज्यसभा। ठीक है। इट इंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स। तो इसके पास दो पावर स्पेशल प्रिविलेज हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 249, आर्टिकल नंबर 249 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थ्रू अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, यानी जो मेंबर्स उस समय सदन में उपस्थित है और जो इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उनका 2/3 हिस्सा, 2/3 members. The Rajya Sabha can declare a subject of state list to be a subject of national importance. देखिए, हमने पता है कि 3 लिस्ट होती हैं, वैसे 4 है, मोस्ट 3 एक बार देखते हैं। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। फिर आती स्टेट लिस्ट, जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स यानी हमारे देश में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वही उस पर कानून बनाती है। थर्ड आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन वैलिड किसका माना जाता है? मान लो किसी एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिए एक ही बात पर, तो वैलिड माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, एक बार आते हैं राज्य सूची पर। स्टेट लिस्ट, देखो स्टेट लिस्ट पर कानून बनने का अधिकार किसका है? सिर्फ राज्य सरकार का। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि राज्य सूची, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ राज्य सरकार के पास। लेकिन राज्यसभा अगर चाहे तो अगर कोई सब्जेक्ट राज्य सूची में ऐसा है, उसे क्या डिक्लेयर करते हैं? नेशनल इंपोर्टेंस का, यानी राष्ट्र के महत्व का, यानी राज्य सूची का कोई विषय है उसको नेशनल इंपोर्टेंस का अगर साबित कर दे 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाएगा? वहां से सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, राज्य सरकार के पास नहीं रहेगा। ठीक है। आफ्टर द राज्यसभा passes such a resolution, the parliament can form laws on the subject, on that subject. यानी अगर राज्यसभा ने कोई एक विषय, राज्य सूची का कोई एक विषय राष्ट्र महत्व का साबित कर दिया, तो उस विषय पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। कौन बनाएगी फिर? पार्लियामेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। ठीक है। फिर अगला है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312, यानी आर्टिकल नंबर 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 302 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, only the Rajya Sabha has the powers to establish new All India services, IAS, IPS और IFS, to the central government by passing a motion through 2/3 majority of its members. यहाँ पर members कर लेना। समझने वाली बात है। आर्टिकल दोनों याद रखना, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेशल प्रिविलेज का। देखो आर्टिकल नंबर 302 क्या कहता है कि हमारे भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं 3। कितनी है? 3 है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस स्टैंड्स फॉर इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यानी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगर राज्य सरकार चाहे तो वह इन्हें बढ़ा सकती है, बस ये उसके पास शक्ति है। यानी अभी कितनी है? प्रेजेंट में 3 है, और अगर राज्य सरकार चाहे तो इसमें और एडिशन भी कर सकती है। तो ये एक दूसरा उसके पास स्पेशल प्रिविलेज है। ये 2 प्रिविलेज हैं। पहला क्या है? पहले में ये कहा गया है कि भाई राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। लेकिन अगर राज्य सूची का कोई सब्जेक्ट है, उसे राज्यसभा राष्ट्रीय हित का साबित कर दे, नेशनल इंपोर्टेंस का साबित कर दे, तब वह विषय राज्य सरकार के हिस्से से निकलकर केंद्र सरकार के पास आ जाएगा और उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरा क्या है? हमारे इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं प्रेजेंट में। पहली आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। राज्यसभा चाहे तो इसमें और एडिशन कर सकती है, मतलब
सेवाएं और भी बना सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर आप साथ में लिख सक रहे हैं तो तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अगर आप इनको साथ में नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं वीडियो के अंदर, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप जो भी आपका क्लास एडमिन है, जो सर हैं, उनको एक बार बता दीजिएगा ताकि वो मेरे पास मैसेज कर दें, मैं उन्हें वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।